हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि बेसिक एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, क्रॉप्स के बारे में और बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर हमने 2 प्रैक्टिसेस कंप्लीट की थी। फर्स्ट वाज अबाउट सॉइल प्रिपरेशन एंड सेकंड वाज अबाउट सोइंग ऑफ सीड्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे से, जो कि टॉपिक्स है कि फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, फोर्थ उसके बाद होगा इरिगेशन और आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग ऑफ सीड्स कंप्लीट किया था। अब आगे कि जब सीड्स शोन हो चुके हैं, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में याद करवाया था पार्ट 1 में कि उसके बाद उन्हें खाना चाहिए होगा, मतलब फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फिर कि खाने के बाद उन्हें चाहिए होगा पानी, मतलब इरिगेशन। फिर उसके बाद हमें वीड्स के अगर जब प्लांट्स अगर अच्छे से ग्रो हो रहे, क्रॉप्स ग्रो हो रहे, तो उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन मिल गई तो क्रॉप्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, तो उन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे यानी काटेंगे और स्टोरेज के लिए रखेंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस है। तो उसके आगे हम जो थर्ड है एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स मैन्योर, आज वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर क्या है बेसिकली, कि जो भी अगर कोई सॉइल क्रॉप है, क्रॉप को उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से। बट कुछ समय के बाद जब सॉइल अगर उसको प्लांट्स को अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं दे पा, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो न्यूट्रिएंट्स हम उसे बाहर से प्रोवाइड करते हैं। अब इसके दो चीज़ है, या तो केमिकल्स आप डायरेक्टली जो फैक्ट्री में बने हुए हैं वो रेडीमेड ला के आप डाल सकते हैं, या फिर आप खुद नेचुरली अपने ही घर पे अपने ही फार्म में बना के यूज़ कर सकते हैं। जो केमिकल्स जो फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से आता है उसे हम कहेंगे फर्टिलाइज़र, और जो आप घर पे बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कंपोस्ट ही, वो होगा मैन्योर। आओ इसको आगे डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। मैन्योरिंग कि ये जो बेसिक प्रोसेस है जिसकी जो आप सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। कि तो क्या लिखा है, जो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब बार बार अलग अलग क्रॉप्स या फिर एक ही क्रॉप्स को आप यूज़ कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो क्रॉप वो न्यूट्रिएंट यूज़ करता जाएगा। ऑब्वियसली सॉइल को भी रिप्लेनिश होने के लिए टाइम चाहिए, बट एज वी आर ग्रीडी ऑब्वियसली कि हमारे फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो हम वो टाइम नहीं दे पाते, और उसकी वजह से क्या होता है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। तो वो न्यूट्रिएंट की कमी पूरी करने के लिए हम उसे एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे मैन्योरिंग। मैन्योरिंग के अंदर दोनों इंक्लूड होंगे, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। सिर्फ मैन्योर इंक्लूड हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये गलतफहमी में मत रहना। तो मैन्योरिंग, अब दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, कि अगर आप देखें तो दोनों का बेसिक डिफरेंस यहाँ पे अगर एक बार फिर से देखते हैं, कि दोनों का बेसिक डिफरेंस इतना है कि मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर्स ज़्यादातर इनऑर्गेनिक होंगे। मैन्योर जो है वो प्लांट्स या वेस्ट को डिकम्पोज करके हम खुद बना सकते हैं, और फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज या केमिकल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये बेसिक था। अब डिफरेंस बिटवीन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपके बुक में 3 से 4 डिफरेंस बिटवीन दिए गए हैं, हम उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कि आपको अगर एक आध कोई याद नहीं भी आता है तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब पहला डिफरेंस कि जो फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर जो है वो नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सेकेंड कि जो फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और मैन्योर जो है वो फील्ड में बनाया जाता है। थर्ड कि फर्टिलाइजर्स जो है वो हुमस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब हुमस क्या है, अब हुमस बेसिकली आप कह सकते हो कि मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल एंड ऑल, कि जो हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट फूड पूरा। अब जैसे कि मैं आपको मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो देखने में शायद गंदा हो, बट उससे सॉइल का टेक्सचर अच्छे से बना रहता है, कि जिससे सॉइल एकदम ड्राई भी नहीं लगती, एकदम मॉइस्ट भी नहीं रहती, उसके न्यूट्रिएंट्स भी हैं और सॉइल का टेक्सचर एकदम मेंटेन है। तो वैसी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा मैन्योर ज़रूर प्रोवाइड करता है, बट फर्टिलाइज़र वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र सिर्फ केमिकल से पाउडर्ड फॉर्म है, उसके अंदर कोई टेक्सचर जैसा कुछ नहीं है। बट मैन्योर जो है
वो आप खुद बनाते हो, आपको उसके टेक्सचर वो उसका टेक्सचर नेचुरली जो है वो होना चाहिए वही होगा, तो वो काफ़ी अच्छे से टेक्सचर देता है, मतलब सॉइल को काफ़ी अच्छा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फिर फोर्थ पॉइंट, ये फर्टिलाइज़र जो है न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र में ज़्यादा है। क्यों? ऑब्वियसली अगर कहीं इंडस्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ही सेल कर रही, उसको अपने प्रॉफिट से लेना देना है, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स है उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और क्योंकि मैन्योर नेचुरली बन रहा है और वो डिकम्पोजिशन से बाद उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, किसी एक का अमाउंट फिक्स नहीं होगा, जबकि फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं। अब कि फर्टिलाइजर्स हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए, ऑब्वियसली कि कोई भी चीज़ आप एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करो तो वो हार्म करती है, और फर्टिलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, जबकि मैन्योर का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इनफैक्ट दे आर इको फ्रेंडली, तो वो अभी अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो सॉइल का टेक्सचर बना रहता है और उससे किसी की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिक्स पॉइंट, कि जो ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सबसे मेनली होता है नाइट्रोजन, उसके बाद नंबर लगता है पोटेशियम का, एंड लास्ट फॉस्फोरस। हाँ, इसके अलावा न्यूट और है फर्टिलाइजर्स, बट मेनली स्पेसिफिक ये तीन ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, जबकि मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं है। मैन्योर को कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं मिलता, उसके अंदर सारा सबका एक मिक्सचर ही बना सकते हो। ऑब्वियसली आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, आपके पास चॉइस नहीं होगी, जो वेस्ट मिलेगा वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कौन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, और मोस्टली सबके अंदर ओवरऑल एक मिक्सचर ही होता है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम जो लिविंग वर्ल्ड में देखें तो कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से नहीं बनी है, सब कुछ ओवरऑल एक न्यूट्रिएंट से बना हुआ है। तो ये था मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में मेन बेसिक डिफरेंस। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट है, बट मैन्योर के नहीं, तो वही है कि मैन्योर हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। अब कैसे, कि जब यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र तो फार्मर्स को हाँ कि भाई अच्छी यील्ड मिल सकती है, वीट पैडी मेज जैसे, बट जो फर्टिलाइजर्स है अगर ज़्यादा यूज़ किए गए तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। फिर कि अगर उसको फर्टिलाइज़र जो है अगर उस वाटर के अंदर ऐड होते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। फिर और इसी वजह से क्या होगा कि भाई कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको मैन्योर फाइनली ऐड करना ही पड़ेगा, कि अगर आप भले कितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ करो फाइनली आपको मैन्योर तक तो आना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली। सो इससे बेटर है कि ज़्यादा लालच ना करके ओवरऑल धीरे 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 आप मैन्योर ही यूज़ करें, और इसीलिए इस चीज़ का ट्रेंड आ भी गया है। तो अगर आप मार्केट में जो देखते हो और सुनते हो ऑर्गेनिक फूड, हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसका अमाउंट कम है, बट वो हेल्दी है और उससे सॉइल में भी कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट, कि भाई ये जो मैन्योर है उससे सॉइल की टेक्सचर इंप्रूव हो गई, हमने पढ़ा। सॉइल की वाटर रिटेन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमस का टेक्सचर अच्छा है तो उसके अंदर पोरस स्ट्रक्चर बनेगा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फिर कि रिप्लेनिशमेंट होगा न्यूट्रिएंट्स का, ये तो बेसिक उसका फंक्शन है ही। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, कि भाई इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब कि जब हम लोग मैन्योर बनाते हैं तो मैन्योर के अंदर ज़्यादातर कुछ कुछ माइक्रोब्स हम खुद ऐड करते हैं। क्यों? जिससे कि हमने पढ़ा कि मैन्योर जो है वो डिकम्पोजिशन से बनता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, कि डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो उनके डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती ही है, जो कि डिकम्पोजिशन फास्ट करेंगे, आसान करेंगे। तो उसके लिए काफ़ी बार हम लोग खुद ऐड करते हैं, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले जो है वो है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को वर्मी वॉर्म्स भी कहते हैं, तो इसलिए हम इसे वर्मी कंपोस्ट भी दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रेंडली माइक्रोब्स भी उसमें इंक्रीज़ होंगे, तो वो हमारे सॉइल के लिए हैं बेनिफिशियल। हाँ, ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट के लिए हार्मफुल ना हो, जो प्लांट को हार्म ना पहुँचाते। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये हमने ऊपर ही पढ़ा। अब कि हमने फर्टिलाइज़र मैन्योर पढ़ा, बट इसके अलावा अगर दूसरा मेथड नेचुरल मेथड जो है वो ये है कि हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब अगर मैं साल भर के अंदर अगर कोई 3 टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, अगर तीनों की रिक्वायरमेंट सपोज करो कि नाइट्रोजन ही है, तो तीनों क्रॉप्स नाइट्रोजन यूज़ करेंगे।
तो इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाए। ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कुछ यूज़ करता हूँ कि भाई कि जिससे मैंने पहला क्रॉप यूज़ किया तो उसने नाइट्रोजन यूज़ किया है, एब्जॉर्ब किया है। अब सेकंड क्रॉप अगर मैं इस टाइप का चूज़ करूँ जो क्या करे कि नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ऐड करे, बल्कि यूज़ ना करे और उल्टा क्या करे, सॉइल के अंदर ऐड करे, तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट क्रॉप ने यूज़ किया था वो सेकंड क्रॉप से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्रॉप्स को एक्सचेंज किया जाता है कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिससे सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो मेंटेन रहे, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है। अब कि भाई अलग अलग क्रॉप्स आप अल्टरनेट टाइम पे ही ग्रो करोगे इसके अंदर। अर्लियर रिक्वायरमेंट जो है भाई कि नॉर्थ इंडिया में जो है कि भाई लेग्यूम्स, अब लेग्यूम्स क्या है, वर्ड है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स इज़ बेसिकली यूज फॉर द प्लांट्स विच कंटेन्स बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। एक्चुअली सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में लाके एंटर करवाएंगे। ऐसे बैक्टीरियाज कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, मतलब उन रूट्स के अंदर वो जगह होती है उनको रखने की। तो वो जो रूट्स हैं उनको कहते हैं लेग्यूम्स, और वैसे प्लांट्स को कहा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं पल्सिस। ओके। अब कि इससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका रिप्लेनिशमेंट होगा। स्पेसिफिकली लेग्यूम्स के लिए नाइट्रोजन वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है। तो हर प्लांट के लिए या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, बट लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो स्पेसिफिकली नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है। और ये आपके सेकंड चैप्टर में आने वाला भी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसके अंदर भी इंक्लूड किया गया है। अब कि इससे क्या होगा कि बेसिक अच्छी मेथड है, फर्टिलाइज़र से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मैन्योर के अंदर भी टाइम लगेगा, बट इसके साथ इससे क्या होगा कि आपके सॉइल का टेक्सचर भी गेन होगा, न्यूट्रिएंट लेवल भी मेंटेन होगा, और आपके साथ साथ क्रॉप भी आपको मिलता जाएगा, मतलब कि दोनों बेनिफिट्स आपके ही है। तो इसलिए ये मेथड अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी फार्मर्स आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इरिगेशन। अब हमने खाना तो खिला दिया, खाने के बाद पानी की बारी। फर्स्ट, कि इरिगेशन का मतलब क्या है और पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कि पानी ऑब्वियसली हमें पता है कि ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट की ग्रोथ हो या फिर ह्यूमंस की, सबके लिए पानी की ज़रूरत है। और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो क्या न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही प्लांट के अंदर आ जाते हैं? नहीं। न्यूट्रिएंट्स का मेन सोर्स है प्लांट के अंदर आने का वो है वाटर, कि रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और वाटर के साथ साथ सारे मिनरल्स वगैरह वो प्लांट्स में एंटर करें। कुछ कुछ प्लांट्स जो 98% तक वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और 90% एवरेज है, कि जैसे वाटरमेलन कहा जाता है, वाटरमेलन के अंदर कहा जाता है 98% तक वाटर होता है। ओके। सो वाटर एक काफ़ी बड़ा एक वो है, मेन पार्ट है प्लांट्स का। फिर कि जो प्लांट वाटर है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी हेल्प करता है। कैसे? कि जब सीड स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो उसकी जो बाहर की लेयर है वो हार्ड होती है। फिर धीरे धीरे जब सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्वेल करेगा तो उसके बाहर की लेयर सॉफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सीड फिर आगे ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर ये जो हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट है वाटर के डिजॉल्व होंगे और प्लांट के हर पार्ट में पहुँचेंगे। अब ये जो वाटर है जो प्लांट्स तक पहुँचाने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरीगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन। और अलग अलग टाइम अलग अलग सॉइल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी कितने टाइम में देना है। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, भाई पानी कहाँ से आ सकता है? जो आजू बाजू कॉमन एग्जांपल्स है कि वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। बेसिकली पहले तक सिर्फ रिवर्स तक सीमित थे, बट अब जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़े जा रहा है, तो हम डैम्स पे भी डिपेंड हो रहे हैं और कुछ कुछ आजू बाजू की कैनाल्स पे भी। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इरिगेशन की कुछ टाइप्स है, कुछ जो पहले के जो यूज़ होते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल, और जो नई नई चीज़ें ऐड हो रही है वो है मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए आपको सिर्फ नाम याद रखना है, उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बट मॉडर्न मेथड्स के लिए हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके अंदर भी सिर्फ दो आपको मेन पढ़नी है, स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड ड्रिप इरीगेशन, और मेनली वाइडली ये दो ही यूज़ होती है। इसके अलावा ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ कुछ मेथड्स हैं, बट वो इतनी वाइडली यूज़ भी नहीं होती और उनके बारे में इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती, एटलीस्ट आपके लेवल पे तो नहीं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स के नाम बहुत ज़रूरी है और याद रखने पड़ेंगे। मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, जो और इनके कुछ कॉमन नेम्स पुली सिस्टम एंड लीवर सिस्टम। मॉडर्न मेथड्स
स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। दोनों के नाम आसान है मॉडर्न मेथड्स में, बट हाँ ट्रेडिशनल के नाम याद रखने ज़रूरी है, ये बात मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। अब मॉडर्न मेथड्स, इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से दिख रहा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम लोग स्प्रिंकलर्स यूज़ करेंगे। स्प्रिंकलर्स इन सेंस हिंदी में अगर कहा जाए तो फुहारे। आप लोगों ने ज़्यादातर मेरे हिसाब से गाँव में या फिर कहीं आपने आजू बाजू में ये चीज़ देखी ही होगी कि इसके अंदर बेसिकली वाटर को एक रेन की तरह स्प्रेड किया जाता है पानी को फोर्स के साथ, जिससे वो क्या होगा, आजू बाजू के टोटली सर्कुलर डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और जहाँ तक उसकी रीच है, जितना उसका प्रेशर है, उतने डिस्टेंस तक वो जाके प्लांट्स तक पहुँचाएगा। ये मेथड उन जगहों पे काम आती है जहाँ पर लैंड एकदम प्लेन नहीं है, क्योंकि अगर लैंड प्लेन होता तो आप वाटर को नॉर्मली फ्लो करा सकते हो, बट अगर लैंड प्लेन नहीं है तो जहाँ पे लैंड लो है वाटर वहाँ पे जमा हो जाएगा, जहाँ पे लैंड हाई है वहाँ तक वाटर पहुँचेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर को लैंड के थ्रू नहीं, हम लोग वाटर को ऊपर से फेंकते हैं, मतलब ऊपर से हम पानी को प्रेशर के साथ थ्रो करते हैं ताकि वो ड्रॉपलेट्स और स्प्रिंकलर के फॉर्म में प्लांट्स तक पहुँचे। इसके लिए क्या किया जाता है कि लैंड पे अच्छी खासी का पूरे फार्म के अंदर पाइपलाइंस फैला दी जाती है और उसी पाइपलाइन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर पाइपलाइन नीचे ज़मीन के ऊपर है तो उससे एग्जैक्ट स्टैंडिंग वर्टिकल पोजीशन में उसके अंदर से पाइप एक निकाला जाता है जिसके अंदर रोटेटिंग नोजल फिट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर। ये स्प्रिंकलर्स फिर मेन लाइन से इन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है वाटर लाइन से, और फिर जैसे हम वाटर शुरू करते हैं तो प्रेशर के साथ वाटर छोड़ा जाता है और ये स्प्रिंकलर्स अपने रेगुलर टाइम पे रोटेट करते हैं। और इसकी मदद से कि पानी जो है जब भी नोज़ल से रिलीज़ होगा तो काफ़ी प्रेशर के साथ निकलेगा, तो काफ़ी रेन वाला इफेक्ट आएगा और वो वाटर प्लांट तक पहुँचेगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और काफ़ी अदर क्रॉप्स पे यूज़ है। कॉफ़ी प्लांटेशन इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉफ़ी प्लांटेशन किसका एक हिस्सा है, अगर आपको याद नहीं हो तो कॉफ़ी प्लांटेशन आपको याद हो तो प्लांटेशन क्रॉप्स का एक हिस्सा है, मतलब ऐसे क्रॉप जिसको स्पेशलाइज्ड कंडीशन चाहिए, तो ये भी उनमें से एक है। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन। अब जैसा कि नाम में ही है ड्रिप का दूसरा वर्ड है ड्रॉप, कि हम इसके अंदर वाटर को ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं, कि पाइपलाइंस को लैंड के बाजू में एकदम क्लोजली रखा जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा होल कर दिया जाता है। उस होल में से थोड़ा थोड़ा करके एक एक ड्रॉप करके पानी गिरता जाता है। हाँ, पानी रेगुलर इंटरवल्स पे भी गिर सकता है, कि आप चाहे कि भाई कि आप वो पाइप के अंदर से वाटर 1 घंटे के लिए फ़्लो करें और उस 1 घंटे के दौरान उसमें से ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर लैंड को मिलेगा। अब इस तरीके से होल्स क्रिएट किया जाता है कि जो पाइप है वो प्लांट्स के रूट के क्लोज रहे, ताकि जो ड्रॉप वाइज ड्रॉप पानी गिर रहा है ज़मीन में जाए और ज़मीन से सीधा रूट्स के थ्रू प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर ले। अब ये उन जगह पे यूज़ होता है, जैसा हम देख रहे हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप पानी दे रहे, मतलब उन जगहों पे यूज़ होगा जहाँ पे पानी की पहले से किल्लत है या फिर पानी की कमी है। इससे पानी वेस्ट भी नहीं होगा और जिस जगह पानी कम है ये उनके लिए अच्छी मेथड है। तो जैसे कि जो गार्डन्स है, जो ट्रीज़ है बड़े बड़े, तो उनके लिए ये मेथड्स यूज़ की जाती है। अब इरिगेशन के बाद आया प्रोटेक्शन, कि आपने ऑब्वियसली प्लांट को सीड्स शोन किए, सॉइल प्रिपेयर किया, आपने उसे फर्टिलाइजर्स दिया, आपने उसे पानी दिया। अब जब क्रॉप ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली क्रॉप के ऊपर और भी चीज़ों की नज़र है, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी, जैसे कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं या फिर वीड्स हो सकते हैं। हम इनमें से क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमें पता है कि भाई कि रेनफॉल कम है या फिर अगर एकदम कुछ ज़्यादा फ्लड आ गया तो वो सब अलग है। हम यहाँ पे मेन पढ़ेंगे इंसेक्ट्स एंड वीड्स के बारे में, जिसमें से आपकी बुक्स के अंदर मेनली सिर्फ वीड्स के लिए दिया हुआ है, बट हम इंसेक्ट्स के लिए भी ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो 2 मेन है जो मैनेज की जा सकते हैं हम वो। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स अगर आप प्लांट पे आ रहे हो तो आप एक एक करके इंसेक्ट्स को नहीं, बट आप प्लांट्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जिससे वो इंसेक्ट दूसरी बार ना आए। जैसे कि पहला है पेस्टिसाइड्स, कि जो पेस्ट है मतलब जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो जो आप प्लांट्स पे छिड़के, जिसकी वजह से प्लांट्स को कुछ हार्म नहीं होगा, बट अगर कोई इंसेक्ट अगर उसे एक बार ईट कर रहा है तो वो इंसेक्ट किल हो जाएगा। उसको देख के दूसरे इंसेक्ट्स भी उससे दूर रहेंगे, जैसे कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स। जी, फंगस जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का एक हिस्सा है, वो भी ऑब्वियसली अगर आपने देखा हो घर पे कभी ब्रेड रह गई हो तो जो ग्रीनिश उस पर जो स्लरी आ जाती है 3-4 दिन के बाद, वो होती है फंगस। ऑब्वियसली प्लांट्स के केस में भी ये हो सकता है, तो उससे बचने के लिए भी
अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं। फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जैसे कि क्रॉप्स को आप कवर करके रखें, या फिर क्रॉप्स के ऊपर कोई ट्रैप रखें, या फिर बीटल बैंक्स रखें। बीटल बैंक्स मतलब ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार अगर कोई बीटल अगर आके आपके क्रॉप को खा, तो क्रॉप तो उसके रेजिस्टेंट होगा, और वो क्रॉप खाते ही जो बीटल है वो भी किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक मैसेज पहुंच जाता है ऑब्वियसली इंसेक्ट्स तक कि कोई दूसरा इंसेक्ट वापस ना आए। बैरियर बेस्ड अप्रोच मतलब किसी चीज़ के लिए आप पहले से ही उसको कैप्चर करने के लिए कोई बैरियर रखते हैं कि वैसा कुछ आए ना वापस। जैसे कि बर्ड्स नेटिंग मतलब एक नेट रख दिया जाता है प्लांट्स के ऊपर, जिससे कोई बर्ड प्लांट तक पहुंच नहीं सकता। फिर अगर देखा हो तो जो फार्म्स के अंदर स्कैर क्रो रखा जाता है, वो भी एक बैरियर बेस्ड अप्रोच का हिस्सा है। फिर वीड्स, अब वीड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बुक्स में भी दिया गया अच्छे से, तो हमें वो डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले वीड्स होते क्या है। अब हर प्लांट फार्म में कि जब आप नॉर्मली मेन प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने प्लांट को पानी दिया है, खाद दी है, आपने उसको फर्टिलाइजर्स दिए, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, आप उसे अच्छा सा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट उठा के कुछ दूसरे प्लांट्स भी है जो ऑब्वियसली जिनके सीड्स कभी एयर से आ जाते हैं या फिर पहले से सॉइल में रह जाते हैं, तो वैसे प्लांट्स को मौका मिल जाता है और वो भी ग्रो कर लेते हैं। बट हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इनफैक्ट हमें घाटा है। क्या कि जब एक प्लांट आपका मेन प्लांट ग्रो हो रहा है, वो वाटर लेगा, वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, बट जब ये दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बट उसको भी ग्रो करने के लिए वो पानी और न्यूट्रिएंट्स तो लेगा। मतलब आपके प्लांट को, आपका रिक्वायर्ड जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए इस अनवांटेड प्लांट के साथ compete करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जहाँ पे कंपटीशन आया वहाँ पे ग्रोथ में तो रुकावट आनी ही है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट है, ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है, ये होते हैं वीड्स। और इनका जो रिमूविंग का प्रोसेस है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नोन एज वीडिंग। तो ये दो वर्ड्स याद रखें, वीड्स एंड फीडिंग। अब इनके कुछ मेथड्स भी हैं। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि वीड्सनेस की जो है कि उन्हें वीडिंग मतलब कि वीड्स को हटाना क्यों ज़रूरी है। वीडिंग इज़ नेसेसरी, वाई? बिकॉज आर beneficial plants will compete with the weeds for water, nutrient, space and light, which is not good for our growth of the crop. So इसलिए हम क्या करेंगे, हम उस weeds को ही हटा देंगे। अब weeds को हटाने के कुछ तरीके हैं जो हमें यहाँ पे आगे पढ़ने हैं। अब कुछ मेथड्स जो पहले से है कि जो नॉर्मली अगर कोई फार्मर है जो काफ़ी अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। पहली मेथड तो क्या है कि जब आप सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप टिलिंग करोगे, उसी वक्त आप की सॉइल में से जो भी पहले के वीड्स या कोई सीड्स या फिर कुछ रूट्स है अगर बची हुई है तो उसको आप हटा दो, जिससे कि क्या होगा कि कोई वीड्स के ग्रो होने का चांस ही ना हो। तो ये मेथड स्टार्टिंग में किया जा सकता है। सेकंड मेथड जो है वो है मैनुअल रिमूवल मतलब कि ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है खुरपी। अब उसको यूज़ करके वीड्स को रिमूव कर सकते हैं मैनुअली। इसके अलावा सीड ड्रिल को भी आप यूज़ करके वीड्स को हटा सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो सीड है वो प्लग जैसे काम कर रहा है, प्लग के साथ ही हमने सीड्स को कि जिस सीड स्प्रेडर को अटैच किया था, तो वैसे ही सीड ड्रिलर भी सेम काम कर सकता है। फिर थर्ड जो है वो है केमिकल रिमूवल, कि आप केमिकल्स यूज़ करें जिसका नाम है वीडिसाइड्स। तो वो अगर आप डालते हैं तो उससे प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जो वीड्स है वो उससे किल हो जाएंगे। और उसका एक एग्जांपल जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, 2,4-D। ये एग्जांपल है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको आपको सिर्फ स्प्रे करना है वीड्स पे, सिर्फ क्रॉप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो वीड्स है वो किल हो जाएंगे। अब बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, ये हमारे लिए भी हार्मफुल है। वीडिसाइड्स ऑफिस जैसा हमने कहा केमिकल्स है, तो इससे प्लांट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वीड्स किल हो जाएंगे, बट ह्यूमन हेल्थ पे भी इससे फ़र्क पड़ता है। तो जो भी फार्मर ये सब चीज़ें कर रहे हैं उसे अपनी हेल्थ का और अपने प्रिकॉशंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अपना मुंह, नाक और आइज़ उसे अच्छे से कवर करनी पड़ती है। अब कि आपने प्रोटेक्शन भी की तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो गया है, तो हमारा फाइनल स्टेप कि उसको हार्वेस्ट करना, मतलब उसको काटना, तो वो हम देखेंगे। उसके बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मेथड्स है जो हमें याद रखनी है और काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटा टॉपिक है। अब कि हार्वेस्टिंग जो है कि नॉर्मली 3 और 4 मंथ्स, जब भी आपने मैच्योर करने में टाइम लगेगा क्रॉप को, 3-4 मंथ्स के बाद जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो हम उसे काटेंगे, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग।
सो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट टू द क्लोज टू द ग्राउंड। अब कुछ चीज़ें ये नॉर्मली साइड टॉपिक है ऑब्वियसली, बट कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि हार्वेस्टिंग की ऑब्वियसली कि हार्वेस्टिंग पॉपुलेशन से किस तरीके से कनेक्टेड है, कि हार्वेस्टिंग का ऑब्वियसली कुछ और वैल्यू है या खाली नाम के लिए, नहीं, इसकी भी कुछ अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं कि हार्वेस्टिंग को शो करने के लिए अलग अलग लोग से उसके सेलिब्रेशन के लिए फेस्टिवल्स के नाम पे मनाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण जनवरी में मनाए जाते हैं, क्योंकि जनवरी में काफ़ी, जैसे पोंगल है तो जनवरी में साउथ के अंदर की राइस की वो की जाती है कटाई। होली जो फरवरी मनाते हैं वो भी एक रीज़न है। फिर वैसाखी मनाया जाता है अप्रैल में, उसका भी वो भी हार्वेस्टिंग है किसी क्रॉप का। ओनम जो है वो भी किसी क्रॉप का हार्वेस्ट। तो ये सारे फेस्टिवल्स अलग अलग क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग को शो करते हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल कि कौन सा क्रॉप किस चीज़ के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कि हाँ भाई कि मेरा क्रॉप अच्छे से मैच्योर हुआ है, आज मैं उसे हार्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए लोग एक खुशी का कारण उन्हें मिल जाता है और उसको हम लोग फेस्टिवल का नाम दे देते हैं। अब हार्वेस्ट करने के दो, पहला तो मैनुअली, कि मैनुअली आप सिक्कल यूज़ करें और उससे आप एक एक क्रॉप को रूट के क्लोज से काटें, बट ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है और काफ़ी लेबर वर्क है। और बट उसी के अपोजिट जो आजकल मॉडर्न मेथड्स है कि आप मशीन से डायरेक्ट कट करवा सकते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में कट होगा कम टाइम में और लेबर काफ़ी बचेगा। जो मशीन ये करती है उससे हम कहते हैं हार्वेस्टर। अब हार्वेस्टिंग के साथ साथ प्रोसेस हार्वेस्ट के बाद का क्या है कि जब हार्वेस्टिंग हो गया तो ऑब्वियसली जो ग्रेन है, जो आपको मेन ग्रेन मिला, उसको उसके छिलके से दूर करना है। तो वो जो प्रोसेस है दोनों को सेपरेट करने का, जो उसको छिलको कहते हैं शाफ, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे थ्रेशिंग। अब कुछ मशीन्स होती है जो ये दोनों काम एक साथ कर सकती है कि हार्वेस्टिंग भी हो जाए और थ्रेशिंग भी हो जाए, तो उन मशीन्स को कहा जाता है कंबाइन। ठीक है, और ज़्यादातर मशीन्स आजकल जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों के साथ में होता है, बट वो छोटे फार्म्स में एप्लीकेबल नहीं है। जो फार्म्स काफ़ी बड़े हैं जिनका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये मशीन्स यूज़ की जाती है। वरना लोग पहले हार्वेस्टिंग करा देते हैं मैनुअली और थ्रेशिंग के लिए फिर एक थ्रेशर नाम की खाली मशीन जो सिर्फ थ्रेशिंग करती है, वो मशीन्स यूज़ की जाती है। और अगर अमाउंट बहुत छोटा है कि भाई कि नॉर्मली की जो शाफ है वो ऑब्वियसली बहुत लाइट होगा और ग्रेन हैवी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर की हेल्प लेते हैं कि जब विंड थोड़ी अच्छी चल रही हो तो ऊपर से ग्रे जो हार्वेस्टेड का उससे फेंका जाता है सीड्स को, और जब उसके सीड्स नीचे गिराए जाते हैं तो क्या होता है कि जो लाइट शाफ है जो ऑब्वियसली जिसको हमें हटाना है वो विंड के साथ थोड़ा दूर फ्लो हो जाता है, और जो मेन हमारा ग्रेन है वो हैवी है इसलिए नीचे गिर जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। ऑब्वियसली वी आर यूजिंग विंड, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। लास्ट प्रोसेस, आपने क्रॉप हार्वेस्ट किया, उसमें से ग्रेन निकाल लिया, अब उसको स्टोर किस तरह से। ऑब्वियसली अगर स्टोर नहीं किया गया तो आपकी इतनी सारी मेहनत सब ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियसली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर कभी क्राइसिस होता है, जैसे कि अभी कोरोना इश्यूज़ चल रहे थे, तो ये क्राइसिस के टाइम पे हम देख सकते हैं ऑब्वियसली कि फ़ूड की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि फ़ूड स्टोर करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे अगर फूड रिसोर्सेज नहीं होते तो शायद काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती, बट एमरजेंसीज में ये चीज़ें हो, इसके लिए स्टोरेज का बहुत बड़ा अपना ही महत्व है। तो स्टोरेज किन चीज़ों से, ऑब्वियसली मॉइस्चर है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इंसेक्ट्स है, बैक्टीरिया है, फंगस, तो इन सब से हमें स्टोर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो है मॉइस्चर सब चीज़ों का कारण है, सबसे बेसिक जड़ है। तो पहले तो अगर स्टोर करना है तो आपको ग्रेन्स को एकदम ड्राई करना पड़ेगा, तो सन को यूज़ कर सकते हो या फिर अलग अलग मेथड्स है आज की डेट में, तो वो। फिर दूसरी चीज़ कि हमें इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी उनसे भी बचाना है। तो ड्राइंग के लिए तो हम लोग बेसिक कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट मेन चीज़ें हैं कि उसको अच्छे से बचा के एक जगह पर रखना, सेफ रखना, ड्राई रखना, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब से बचाना। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो भी ग्रेन है अगर वो छोटे से स्केल पे है, मतलब काफ़ी कम है, तो आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे। अगर लार्ज स्केल है तो आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे। तो स्मॉल स्केल जैसे कि ऑब्वियसली हम देख सकते हैं घर पे, या फिर अगर कोई एक फैमिली का अगर एक फार्म इतना सा है भाई एक फैमिली का ही हो रहा है, तो वो है, तो वो लोग कोई बड़ी मेथड यूज़ नहीं करेंगे,
वो लोग सिंपली कि किसी मेटेलिक बीन या बैग्स में उसको भर के रखेंगे और उसके अंदर कुछ चीज़ें रखेंगे जिससे कि अंदर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म या पेस्ट ना आए, जैसे कि लीव्स जो सबसे बेसिक है। ये तो हम लोग अपने घरों पे भी यूज़ करते हैं। फिर अगर लार्ज स्केल है तो लार्ज स्केल के अंदर दो चीज़ें पॉपुलरली यूज़ होते हैं, सिलोज और ग्रेनरीज। सिलोज मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के या फिर अलग अलग एलॉयज़ के बनते हैं, जिससे बिल्कुल रस्ट ना लगे, जिससे हमारे क्रॉप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। उनके अंदर टाइम टू टाइम उन्हें प्यूरीफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि हमारी जो भी ग्रेन है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। फिर सेकंड ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जूट बैग्स रखे जाते हैं बहुत सारे एक साथ लार्ज नंबर। अब इन्हें स्टोर करेंगे। स्टोर करना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, उन्हें कोई भी चीज़ों से बचाना भी ज़रूरी है कि उनके ऊपर केमिकल रेगुलरली उन्हें फ्यूमिगेशन किया जाता है, रेगुलरली साफ़ सफाई की जाती है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि कोई भी पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आए। यहाँ तक हमारे मेन टॉपिक क्लियर होते हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, जो कि एक साइड टॉपिक की तरह है, जिसके आपको मेन डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स लिवली स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट्स। कि जो भी है कि प्रोडक्ट्स है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आपको कहाँ से मिल रहा है, वो चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि फार्म के अंदर जो है कि आप अगर कोई भी काऊ या हैन को कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? फॉर देयर एग एंड मिल्क। अगर कैटल, गोट, शीप इन सबको किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है? फॉर फूड एंड फॉर वुल सम अदर पर्पसेस। लाइक इफ़ वी आर ऑब्वियसली पोल्ट्री फार्मिंग जो है कि अगर फिशेस जो बर्ड्स को रखा जा रहा है, फिर फिश फार्मिंग जो है अगर जिसको हम कहते हैं शायद पीसी कल्चर, तो वो किस लिए? क्योंकि हमें फिश से कॉड लिवर ऑयल एंड ऑल मिलता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश एंड विच आर रिच इन विटामिन डी। और कॉड लिवर ऑयल काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे। और सारे प्रोसेस क्या है कि बेसिक यूजेस मीट प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन है। कंपेनियनशिप मतलब जैसे कि डॉग्स, कि किसी आपने फार्म्स के अंदर देखा तो हॉर्सेस एक अच्छे से दोस्त की तरह रहते हैं, साथी है, घर के मेंबर्स की तरह रखा जाता है, तो वो है कंपेनियनशिप। फिर इनकम जनरेशन, ऑब्वियसली अगर फार्मर उन्हें रख रहा है तो उसकी इनकम भी उससे हो ही रही है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल करके वो इनकम भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ तक था हमारा पूरा चैप्टर। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेंदी था ऑब्वियसली, बट चीज़ें अगर एक एक समझ के पढ़ी जाए तो काफ़ी आसान है, सीक्वेंस में है। जिस तरीके से मैंने समझाया अगर आप उस तरीके से समझते हो कि कौन सी चीज़ें किस तरीके याद रखनी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। और बाकी के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऑब्वियसली आगे के चैप्टर्स भी फास्ट आपको ये मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।